हेलो एवरीवन, वेलकम टू BLJ कोडिंग क्लासेस। एंड आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। नेम स्पेस क्या होता है, वॉइड मेन क्या होता है, रिटर्न ज़ीरो क्या होता है, एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। सो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर है एक पर्टिकुलर सिंबल जो कि कुछ वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है और एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। और जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर को कुछ डेटा चाहिए होगा कुछ काम करने के लिए, एंड वो डेटा क्या है? वो है ऑपरेंड। ऑपरेंड हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स हैं या फिर एक वेरिएबल है जो कि कुछ वैल्यूज़ होल्ड करता है। एग्जाम्पल है 6, 7, A, B एक्सेट्रा। जैसे कि हमारा आउटपुट ऑपरेटर, ये हमारा इसीलिए यूज़ होता है कि हमको अगर कोई वैल्यू डायरेक्ट करनी हो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, और जो हमारा इनपुट ऑपरेटर है ये हमारा यूज़ होता है रीड करने के लिए वैल्यू स्टैंडर्ड इनपुट की। नेक्स्ट है कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। अब ये कैस्केडिंग क्या है? अगर हम हमारी एक स्टेटमेंट के अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स को कई बार यूज़ करें तो उसको हम कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने एक लाइन लिखी है सी आउट ABCD, हम इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 4 बार आउटपुट ऑपरेटर का इस्तेमाल करा है। इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स गाइस हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। रिमाइंडर का कोडिंग के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, जो कि ये वाला सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम प्लस प्लस कहते हैं, ये हमारा वन वैल्यू ऐड कर देता है हमारे ऑपरेंड के अंदर। ऑपरेंड क्या था हमने अभी ऊपर देखा 6, 7, AB। ये कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। ये कैरेक्टर लिटरल भी हो सकते हैं, ये हमारे स्ट्रिंग लिटरल भी हो सकते हैं, ये हमारे न्यूमेरिक लिटरल भी हो सकते हैं। तो अगर इसके अंदर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिक लिटरल एंड फ्लोटिंग लिटरल की ही बात करेंगे, एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो वन वैल्यू ऐड कर देगा हमारे ऑपरेंड के अंदर। एंड जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि माइनस माइनस होता है, ये वैल्यू वन सब्ट्रैक्ट कर देगा हमारे ऑपरेंड में से। यानी कि d इक्वल टू d माइनस वन अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट है तो उसका सेम मीनिंग है d माइनस माइनस के और माइनस माइनस डी के। लेकिन d माइनस माइनस को हम पोस्टफिक्स बोलते हैं और माइनस माइनस डी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। इनके मोड ऑफ ऑपरेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कि कैलकुलेशंस में विजिबल होता है। तो अभी हम देखेंगे कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो जो हमारा प्रीफिक्स वर्जन होता है जैसे कि प्लस प्लस डी, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इसके अंदर सी प्लस प्लस का जो हमारा कंपाइलर है वो हमारी वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा और उसके बाद यूज़ करेगा हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे, लेकिन एक एग्जाम्पल से आपको क्लियरली बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे कि एक हमारे पास वेरिएबल है सम इज़ इक्वल टू 10 और काउंटर इज़ इक्वल टू 5, और अगर मैंने स्टेटमेंट लिखी सम इज़ इक्वल टू सम प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस काउंटर, तो अब हम इसको रीड करना शुरू करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम राइट से मूव करें अगर लेफ्ट की तरफ, तो सबसे पहले लिखा है प्लस प्लस काउंटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है प्रीफिक्स वर्जन। तो इसके अंदर सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, यानी कि काउंटर की जो वैल्यू है वो पहले इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 5 से बढ़कर हो जाएगी 6, और 6 जो है वो सम के अंदर ऐड होगा, यानी कि 6 + 10 करके सम इज़ इक्वल टू 16। जी हाँ, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब अगर यही हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स के अंदर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है ऑपरेंड की वो पहले यूज़ होती है और उसके बाद हमारी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होती है हमारे ऑपरेंड की। जैसे कि अगर सेम ऊपर वाला हम एग्जांपल ले, अगर सम इज़ इक्वल टू 10 है और काउंटर इक्वल टू 5 है, बस अगर मैं स्टेटमेंट में ये बदलाव कर दूंगी सम इज़ इक्वल टू सम प्लस 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 काउंटर लिखने के बजाय अगर मैं लिख दूँ सम इज़ इक्वल टू सम प्लस काउंटर प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर अब फ़र्क क्या पड़ेगा? अब ये है पोस्ट फिक्स, तो इसके अंदर वैल्यू जो है ऑपरेंड की वो पहले यूज़ होगी, यानी कि काउंटर जो है वो 5, 10 के अंदर ऐड होगा और सम बन जाएगा 15 एंड उसके बाद काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 6 बन जाएगी काउंटर की वैल्यू। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा सम इज़ इक्वल टू 15 एंड काउंटर इक्वल टू 6। एंड ऊपर वाले केस के अंदर जो था वो सम इक्वल टू 16 था, क्योंकि उसके अंदर सम की वैल्यू इंक्रीमेंट जो हुई थी, पहले जो काउंटर की वैल्यू थी वो पहले इंक्रीमेंट हुई थी एंड वो सम के अंदर ऐड हुई थी।
एक बेसिक थंब रूल जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशंस अगर आपको आसान करनी है, तो वो ये है कि पोस्टफिक्स जो फॉलो करता है वो यूज़ देन चेंज फॉलो करता है, एंड प्रीफिक्स जो है वो फॉलो करता है चेंज देन यूज़। अगले बढ़ते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर और हमारा जो है एक ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो 1 आती है जब हमारे ऑपरेंड जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर उनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हुआ तो हमारे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है 5 इक्वल टू 5 और 6 इक्वल टू 2। अब 5 इक्वल टू 5 अगर जब इवैल्यूएट होगा तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या 5 और 5 आपस में इक्वल हैं? जी हाँ, बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगले वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला अगर हमारा ट्रू आ गया तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। अब अगला है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ये हमारा ट्रू तभी होगा जब हमारे दोनों के दोनों ऑपरेंड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों के दोनों ट्रू होंगे, तभी हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल को ही अगर हम ले तो a इक्वल टू 5 और 6 इक्वल टू 2। तो 5 इक्वल टू 5 तो ट्रू है, लेकिन क्या 6 इक्वल टू 2 ट्रू है? बिल्कुल भी नहीं। तो ट्रू और फॉल्स, तो अब हमारा एक्सप्रेशन ट्रू तभी होगा जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। तो इनमें से अगर एक फॉल्स हो गया तो यानी कि a इक्वल टू फॉल्स हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी a की। अब अगला बढ़ता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं करता, जो भी हमारा वैल्यू है उसको निगेट करके हमको दे देता है, यानी कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसकी इन्वर्स वैल्यू हमको दे देता है। जैसे कि a इक्वल टू फॉल्स है तो वो a इक्वल टू ट्रू बन जाएगा, अगर a इक्वल टू ट्रू है तो a इक्वल टू फॉल्स बन जाएगा। गाइज अब हम बिल्कुल अपने कोडिंग की तरफ मूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो हमको ज़रूरी हैं जाननी अगर हमको कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि मेन क्या होता है। मेन अगर हमारा जो है हमारे प्रोग्राम का ड्राइवर फंक्शन है, अगर ये नहीं होगा हमारे कोड के अंदर तो हमारी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। हमारा जो C++ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो मेन से ही स्टार्ट होती है और मेन पर ही एंड होती है। तो ये होता है बेसिकली मेन। अब अगली बात जो हमको जाननी ज़रूरी है कि हमको हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी होती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब ये हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल जो है हमको इंक्लूड करनी जो होती है वो होती है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जो हैशटैग इंक्लूड होता है उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमको हेल्प करता है फाइल्स लोड करने में। अब जब भी हम लिखते हैं कि हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो हम हमारे प्री प्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कंटेंट कॉपी कर दे सारा का सारा जो कि एक फ़ाइल के अंदर है जिसका नाम है आयो स्ट्रीम, उस फाइल के अंदर जो कि काम कर रही है हैशटैग इंक्लूड का। अब ये हमने आयो स्ट्रीम जो है हमने इसको इंक्लूड करा हुआ है इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में। अब ये क्या हैं? ये हमारे इंडिकेट करते हैं स्टार्ट और एंड ऑफ फाइल को जो कि हम लोड कराना चाहते हैं। इसके अंदर जो हमारी फाइल है वो है iostream.h, जो कि कोड कंटेन करती है हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स का। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि जाननी ज़रूरी ये है कि हम हेडर फाइल को कभी भी प्रोग्राम के बीच में नहीं इंक्लूड कर सकते। इनको इंक्लूड करना हो तो ये हमेशा टॉप पर ही डिक्लेयर करी जाती हैं, टॉप पर ही इंक्लूड करी जाती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पता होनी चाहिए वो ये है कि हम हमेशा एक लाइन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std हमारे प्रोग्राम के ऊपर। अभी हम देखेंगे कोड के अंदर कि ये कहाँ पर लिखी जाती है, लेकिन इसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ये है, उस मीनिंग से पहले एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक सिचुएशन समझाता हूँ जिससे आपको इसका मीनिंग समझने में आसानी होगी। कंसिडर करिए एक सिचुएशन जैसे कि हमारे पास दो जने हैं जिनका सेम नाम है, जैसे कि राजेश, और वो सेम ही क्लास के अंदर पढ़ते हैं। अब हमको एक एडिशनल डिफरेंशिएटिंग मैकेनिज्म तो चाहिए होगा ना उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे अगर टीचर ने राजेश को बुलाया तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि कौन से राजेश को बुलाया। तो एक एडिशनल मैकेनिज्म चाहिए होगा डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि उनके फादर का नाम हो सकता है, या फिर उनका सर नेम हो सकता है, या फिर उनका एरिया हो सकता है जहाँ पे वो रहते हैं, या फिर कुछ और मैकेनिज्म भी हम रख सकते हैं। अब कंसिडर करिए सेम सिचुएशन अगर हमारे C++ प्रोग्राम के अंदर अराइज हो जाए। जैसे कि हमने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम है ABC, और अगर वही फंक्शन ABC अगर किसी और लाइब्रेरी के अंदर भी इंक्लूडेड है तो हमारे कंपाइलर को कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई तरीका ही नहीं होगा उसके पास जानने का कि हमने कौन से वाले ABC फंक्शन को कॉल करा है, हमने अपने वाले को कॉल करा है या फिर जो दूसरी लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट है हमने उसको कॉल करा है। तो यहाँ पर नेम स्पेस जो है ये हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा बन जाता है, एंड ये हमारा फिर हेल्प करता है हमको डिफरेंशिएट करने के लिए सिमिलर फंक्शंस में, क्लासेस में, वेरिएबल्स में,
उन फंक्शंस एंड क्लासेस का जिनका सेम नाम है लेकिन डिफरेंट लाइब्रेरी के अंदर है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। एंड इससे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है डिफाइन कर रहा है हमारा स्कोप, हमारे वेरिएबल का या फिर हमारे फंक्शन का। एंड ये हमारा डिफाइन करता है कॉन्टेक्स्ट जहाँ पर हम अपने नेम्स को डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप क्या है? स्कोप हमारा एक वो पार्ट होता है कोड का जहाँ पे हम हमारे फंक्शन को विदाउट एनी लाइक प्री रिक्वायर्ड बाउंड्रीज और प्री रिक्वायर्ड रिक्वेस्टीज हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कोड को या फिर हमारे फंक्शन को। एंड ये वो पार्ट है कोड का जहाँ पर आके एक वेरिएबल एक्टिव हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट होता है कि रिटर्न ज़ीरो क्या होता है प्रोग्राम के एंड में। अब हमारा जो मेन फंक्शन है उसका जो बेसिकली काम होता है वो होता है कि एक वैल्यू को रिटर्न करना है, एंड वैल्यू को रिटर्न करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है। अब रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है एक सक्सेस, एंड अगर कोई हम और वैल्यू रिटर्न करें तो उसका मीनिंग होता है फेलियर। इसीलिए हम रिटर्न ज़ीरो को हमारे प्रोग्राम के एंड में यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे बेसिक्स कुछ C++ के। एंड अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे थ्योरी एंड उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल। सो अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।